हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्रिय साथियों, जैसे कि हम सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक हो या फिर पैरामेडिकल हो या आईटीआई हो या बीएससी नर्सिंग या एग्रीकल्चर हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, इन सभी का तारीख नज़दीक आता जा रहा है, यानी एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। तो अब आपको तैयारी में बहुत ही बेहतर ढंग से लगना होगा। तो इसी के संदर्भ में अब हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को अलग अलग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक दिन अब आपको फिजिक्स के लिए अलग सेट मिलेगा, केमिस्ट्री के लिए अलग सेट मिलेगा और बायोलॉजी के लिए अलग सेट मिलेगा। कंप्लीट है। इसमें जो होगा फिजिक्स से लगभग 25 सवाल, केमिस्ट्री से भी 25 सवाल और बायोलॉजी से भी 25 सवाल, यानी एक तरह से सेट का रिवीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसमें वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाए जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इन सारे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करोगे, उसके बाद इसका आप एक नोटबुक अवश्य बना लेना, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं डील भी करूंगा, पूरा सॉल्यूशन आपको डीप ढंग से चलेगा। तो जो भी सॉल्यूशन में दिया जा रहा है उसको आप कॉपी में लिख लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन के समय में आपको ये काम आए। तो चलिए समय न गवाते हुए टेस्ट को प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही साथ वे बच्चे जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। आपके स्क्रीन बोर्ड पे सबसे पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। यहां पे 4 ऑप्शन आपके पास में पड़ा हुआ है। पहला पानी, दूसरा निर्वात, तीसरा लोहा और चौथा वायु। इस सवाल में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल सा सवाल था कि आपको 4 तरह का ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ध्वनि आर पार नहीं होगी, यानी ध्वनि उसमें गमन नहीं कर पाता है। तो हम सबों ने पढ़ा हुआ है कि माध्यम, ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों? ध्यान से समझिए सारांश, मैं इसका सारांश दे रहा हूं। ध्वनि जिस समय मैंने पढ़ाया था वहां पे बताया था तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसके जरिए ऊर्जा का संचरण होता है। तरंग 2 प्रकार की, प्रत्यास्थ तरंग और अप्रत्यास्थ तरंग। ऐसा तरंग जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है प्रत्यास्थ तरंग कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारा ध्वनि तरंग। और ऐसा तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अप्रत्यास्थ तरंग कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारा प्रकाश। कंप्लीट। यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है जहां पे कोई माध्यम नहीं हो, लेकिन ध्वनि एक प्रत्यास्थ तरंग है, इसी के कारण से इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पे आप पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है? पानी तो एक माध्यम है, इसमें गमन करेगा। उसके बाद क्या है? निर्वात यानी कोई माध्यम नहीं है, अर्थात ध्वनि तरंग इसमें गमन नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जगह? बी। सी में हमारा कौन सा? लोहा, ये भी माध्यम है। डी है वायु, ये भी एक माध्यम है। यानी यहां पे कहने का सेंस था कि ध्वनि किसमें गमन नहीं कर पाता है, तो यहां पे याद रखना निर्वात में गमन नहीं कर पाता है। अगर पूछेगा ध्वनि का वेलोसिटी किसमें ज्यादा है, ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो याद रखना सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, और निर्वात में ये बिल्कुल भी नहीं गमन करती है। कंप्लीट हो जाता है ये सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। आप सभी फटाफट कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अगला सवाल सभी के स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अभी मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन बाद में सभी का कमेंट अवश्य पढ़ा जाएगा। और अगर भी किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो उस समस्या को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या को सॉल्यूशन कर पाऊं। अगला सवाल देखो यहां पे है, आकाश में बादल का गर्जन 10 सेकंड के बाद सुनाई पड़ता है तो व्यक्ति तथा बादल के बीच की दूरी होगी, जबकि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम फिजिक्स की बात करते तो यहां पे न्यूमेरिकल का आना स्वाभाविक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कीजिए, रेलवे ले लीजिए, सिंपल से बिहार पुलिस का एग्जाम ले लो, यहां पे तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में, इसमें तो और हायर लेवल का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसी ढंग से ऐसा नहीं होगा कि पहले आपको एक बेसिक से स्टार्ट में करना न्यूमेरिकल, फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे भी जाएंगे। सवाल क्या पहले समझिए, आकाश में बादल का गर्जन। जब बादल गरजेगा मतलब क्या? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक, गर्जन 10 सेकंड के बाद सुनाई पड़ता है, यानी ये कह रहा है कि टाइम कितना ले रहे हैं भाई?
टाइम हमारा जो ले रहा है ये t बराबर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ता है। तो व्यक्ति तथा बादल के बीच की दूरी क्या होगी, जबकि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? ध्वनि की चाल किसमें, वायु में कितनी है? v बराबर 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब एक बात समझिए, बादल है, बादल में गर्जन हुआ तो हम यहां पे सुनेंगे, तो वहां से जो वो साउंड यहां तक पहुंचेगा कौन से माध्यम से होकर के? वायु में। तो वायु में जो ध्वनि की चाल कितनी भैया? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। और कितने समय के बाद सुनाई दे रहा है, अर्थात वहां पे टकराने के बाद कितने देर के बाद मेरे को सुनाई दिया? समय कितना लगा? तो 10 सेकेंड लगा। हम सबों ने तो पढ़ा है S बराबर V इंटू टी। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो वो तो पूरा का पूरा समझेंगे ये सवाल कहां से आ गया, ध्वनि का गर्जन मेरे को कैसे निकालना। सिंपल सी बात है, S बराबर V इंटू टी। तो बबुआ यहां पे ऐसे ही तो पूछ रहे हैं कि यहां पे दूरी होगी, कितनी होगी दूरी, तो ऐसे निकालना है। V का वैल्यू दे दिया कितना? 332। टी का वैल्यू कितना दे दिया? कितना है यहाँ पे? 10 है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे हमारा आंसर कितना आएगा? 332 पे 1 सुनना किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखते हैं आंसर मैच करते हैं। आंसर देखो तो यहां पे 3 किलो, 1 मिनट, यहां पे ऐसे निकाले दूरी ना बाबू, मीटर प्रति सेकेंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या आएगा हमारे पास में? मीटर प्रति सेकेंड नहीं आएगा, मीटर। कंप्लीट। अब यहां पे एक बात समझिए, यहां पे दिया हुआ है कितना? 3 किलोमीटर पहला ऑप्शन है, अगला है 4 किलोमीटर, आगे 3.32 किलोमीटर, आगे अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब एक बात समझना, ये सभी ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर में, हमारा आंसर यहां पे आया है मीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो सिंपल सी तो बात है, आप इस पे भागा दे दीजिएगा। कितना से? 1000 से। फटाक से इस पे क्या करो, आप भागा दे दो। जब हम 1000 से भागा देंगे, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 3.320, तो यहां पे देख लो, तो 3.320 किलोमीटर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ किसी को? कोई भी समस्या नहीं है। तो न्यूमेरिकल पे ध्यान देना, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी तो बाद में वीडियो एक बार अवश्य देख लेंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल फटाक से कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा आंसर। सवाल है, एक साधारण लोलक की लंबाई 1 मीटर से 4 मीटर किया जाता है, तो आवर्त काल पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला नंबर ऑप्शन है 1 ही रहेगा, दूसरा है 2 गुना हो जाएगा, तीसरा है आधा हो जाएगा, या फिर नंबर डी 4 गुना हो जाएगा। पहले सवाल समझिए। सवाल दिया एक साधारण लोलक, तो लोलक जैसे आया, तो लोलक में हमने चैप्टर में पढ़ाया था लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल का आपको एक फॉर्मूला मैंने रटाया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा इस फॉर्मूला को अवश्य याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटे G। ठीक है, यहां पे ध्यान देना कि T यहां पे है आवर्तकाल, 2 पाई तो है ही, यहां पे L बराबर क्या है? लोलक की लंबाई। ठीक है, G बराबर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका वैल्यू था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंप्लीट है बाबुआ। अब एक बात सोचो, एक साधारण लोलक है, इसकी लंबाई 1 से 4 कर दिया क्या? पहले था कितना? 1 मीटर, 1 से कितना कर दिया जा रहा है? 4, तो कितना गुना बढ़ाया क्या? 4 गुना। एक ही सोचो, पहले यहां पे 1 था, अब अगर यदि ये 4 गुना बढ़ा दीजिए तो यहां पे 4 हो जाएगा, तो बबुआ ये रूट में 4 है ना, यानी कि T समानुपाती किसका है? रूट अंडर L का। ये लेकिन यहां पे आपने क्या किया? 4 से गुना किया, तो रूट से ये बाहर आएगा, तो कितना गुना हो जाएगा बाबू? 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, अर्थात लंबाई में कितने की बढ़ोतरी होगी? 2 गुना लंबाई बढ़ जाएगा। तो यही सवाल कहते हैं, एक साधारण लोलक की लंबाई 1 से 4 किया जाता है, तो आवर्तकाल 1 ही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन होगा तो आपका आवर्तकाल में अवश्य परिवर्तन होगा, तो 1 नहीं रहेगा, ये तो गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं, 2 गुना हो जाएगा, लग तो रहा सही, क्योंकि 4 गुना बढ़ रहा था, रूट अंडर से निकाला तो वही तो 2 गुना आया, तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू? 2 गुना हो जाता है। आधा तो नहीं होगा, 4 गुना भी नहीं होगा, कंप्लीट हो जाता है।
फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई तरह की समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देंगे, नहीं तो इस चैप्टर को आप अवश्य जाकर के पढ़ लेंगे। ध्यान से, सारे चैप्टर को आपको एप्लीकेशन पे भी कराया जा रहा है। जो भी बच्चे अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं वो प्ले स्टोर पर जाकर के गोल्डन स्टडी सर्किल चंदन सर सर्च करेंगे, वहां पे एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। दूसरी बात, एप्लीकेशन में फ्री वीडियो भी डाला जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट वाला वीडियो ही दे, वहां पे फ्री वीडियो भी मिलेगा जो कि आपको YouTube पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए भी आपको अनिवार्य हो जाता है कि उस एप्लीकेशन को आप अवश्य रखिए और इस चैनल को भी अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में आनंद आए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखोगे, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल जिसका फॉर्मूला क्या होता है बबुआ, हम सभी को पता है कि जल, अगर यदि केमिस्ट्री में हम चलते तो सबसे पहले लिखते जल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। इसमें कौन से बंधन पाए जाएंगे, याद रखना इसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। अब आगे सवाल ये उठते हैं कि जल, केमिस्ट्री में बहुत सारा पार्ट पढ़ेंगे, जल शुद्ध जल होगा, अशुद्ध जल होगा, एक अशुद्ध जल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी, ये भी मेरे को पढ़ना है। जल में अशुद्धि के रूप में क्या क्या मिलाया जा, मतलब क्या मिला रहेगा, तो उसका उस पे अगर हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सभी कुछ को आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे सवाल है जल का अधिकतम घनत्व। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। आप संकेत के रूप में डी लिखते हैं, डी बराबर एक फॉर्मूला याद रखना बबुआ, m/v। नोट कर लीजिए सभी इसको, डी बराबर m/v। इसको हिंदी में हम लिखते हैं घनत्व बराबर मात्रा बट आयतन। और यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन तो बी हो जाएगा, ठीक है। एक ही सवाल को नहीं बनाना, इसके अलावा इस पे डिपेंड जो सवाल है सभी को देखना। एक तो सवाल बन गया जल का घनत्व मैक्सिमम कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे बबुआ, डी बराबर m/v। जब घनत्व मैक्सिमम होगा तो आयतन क्या हो जाएगा, यानी v को जब यहां पे लोगे और d यहां आएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व मैक्सिमम, तो आयतन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। कंप्लीट। यहीं पे आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि जब जल को -10 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, सभी इसका कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर अवश्य करोगे। ध्यान से समझिए, जब जल को -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल है -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो किस में होगा, बर्फ में होगा। एक बर्फ का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, वहां से गर्म करके उसको +10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाया जाता है, तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा ये पूछ देता है, और उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है ये पूछ देगा। तो आप इन दोनों सवाल का मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि घनत्व में क्या परिवर्तन होगा और इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डील भी करूंगा, इससे कई सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं। चलिए अब अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। सवाल है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। यह सवाल गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में याद कीजिए हमने आपको बताया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं, और वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाता है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का क्या हो गया, उपग्रह, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन मानव द्वारा भी तो सैटेलाइट को डाला जाता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। तो यहां पे जो उपग्रह होगा 2 प्रकार का, एक होता है कक्षीय उपग्रह, दूसरा होता है भू-स्थिर उपग्रह। सवाल उठते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद कर लीजिए, नोट कर लेना इन सभी बातों को जो मैं अभी बोल रहा हूं। कक्षीय उपग्रह पृथ्वी के अति निकट, यानी कुछ 100 किलोमीटर के ऊपर में जाकर के ये चक्कर लगाते हैं। लगभग एक चक्कर पूरा करने में इसको 84 मिनट का समय लगता है। ध्यान से समझिएगा, कक्षीय उपग्रह को एक चक्कर, यहां पे मैं किसको लिखूं, कक्षीय, शॉर्ट में लिख दिया कौसे, कक्षीय।
यानी कक्षीय उपग्रह एक चक्कर पूरा करता है कितने समय में? लगभग 84 मिनट में एक चक्कर का ये पूरा करता है। इसका वेलोसिटी लगभग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग होता है, ध्यान समझना। लेकिन अगर पूछा जाए भू स्थिर उपग्रह यानी पृथ्वी के सापेक्ष जो स्थिर अवस्था में रहता है, तो ये इसका जो वेलोसिटी बाद में देखना, लेकिन ये कितना डिस्टेंस पे? 36,000 किलोमीटर की दूरी पे, यानी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे इसको छोड़ा जाता है। पहला सवाल बना। भू स्थिर उपग्रह यानी पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहेगा, तो इसका मतलब पृथ्वी जितने समय में एक चक्कर पूरा करती है उतने ही समय में वो उपग्रह भी एक चक्कर पूरा करेगा। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 24 घंटा। तो ये उपग्रह भी बबुआ कितना घंटा लेगा? 24 घंटा। ये दोनों सवाल यानी 4-5 सवाल यहां पे बना, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है कितने समय में? जितने देर में पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी कितने देर में लगाती? 24 घंटा। ऑप्शन मारिए कौन सा? सी नंबर होगा इसका सही आंसर। चलिए कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट सभी स्क्रीनशॉट भी लेंगे और कमेंट करते रहेंगे। कमेंट में अपना आंसर अवश्य लिखेंगे, मैं हर एक कमेंट को वॉच करता हूं। उसके बाद अगर कोई समस्या रह जाती है आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पे दोगे। फेसबुक वगैरह से भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़ जाएंगे फेसबुक पेज से। चलिए अगला सवाल देखोगे। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल आज मैंने कलेक्ट करके दिया है आप लोगों को, क्योंकि ये कभी भी ऐसा जब बैक पेपर आप देखोगे यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, ये सारे सवाल आपको उसी जगह से उठाया गया है। चाहे वो पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, आईटीआई हो, इन सभी एग्जाम में जो जो सवाल पूछा गया है मैंने वहीं से ये सभी सवाल को उठाया। तो सवाल देखो, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? इसी को एग्जाम में कभी कभी नवचंद्रक पूछेगा। अब बहुत बच्चा माइंड खपाएगा कि ये सर नवचंद्रक क्या होता है, तो वो चैप्टर में मैं डील करूंगा, लेकिन अभी समझना क्या है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह मतलब समझिए, कोशिका नली के बारे में ये पूछा, यानी एक ऐसा हाल है बबुआ कि एक नली, यानी कि मान लो कि ये कांच का एक नली है, इसमें जल आपने डाला। जब आप इसमें जल को डालते हैं तो जल ऐसे रह जाता है क्या? पूरा का पूरा सीधा हो जाता है जल क्या? नहीं, जल किनारे पे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और इस किनारे पर भी थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। और ये जो आपको ऊपर से दिखाई देता है यही कहलाता है नवचंद्रक। यही सवाल यहां पे पूछा गया है कि कोशिका नली में, ये कोशिका नली है ठीक, इसमें जल का ऊपरी सतह होता है कैसा? जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? अवतल, उत्तल, समतल, उभयो अवतल। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा पार्ट कैसा बबुआ? ऐसा है, ऐसा। तो यानी धंसा हुआ है कि उठा हुआ है? धंसा हुआ है। ऊपर से देखें तो क्या है? धंसा हुआ। और आपने पढ़ा है जब ये धंसा हुआ रहेगा तो कौन सा होगा? अवतल। तो यहीं पे समझना, ये जो आपको नवचंद्रक दिखाई देगा ये कैसा? अवतल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहीं पे एग्जाम में आपको थोड़ा सा चेंज कर देता है, पूछेगा जब किसी कोशिका नली में पारे को भरा जाता है तो उसका नवचंद्रक कैसा होगा? तो जब आप पारा को भरोगे ना बबुआ तो पारा क्या हो जाता है? यहां पे तो बीच में धंस गया था, अब पारा क्या होगा? जब यहां से पारा तो बुरादा के रूप में रहता है ना, तो यहां पे क्या होगा? ये हल्का सा ऐसे उठ जाएगा, तो ये उसका ऊपरी पार्ट क्या है? उभरा। ऊपर वाला पार्ट कैसा? उभरा। तो ये कैसा दिखाई देगा? नवचंद्रक इसका कैसा होगा? उत्तल, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है जहां पे धंसा हुआ रहेगा वो अवतल है, उभरा हुआ पार्ट को उत्तल कहेंगे। यानी अगर पानी आपने डाला तो ये कौन सा होगा? अवतल। अब पारे को डाला तो ये कौन सा होगा? उत्तल। आपका रेलवे सीबीटी 2 के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल से भी देखेंगे। सवाल है, घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होती है? ध्यान समझिए, घर में जो हम लोग विद्युत धारा उपयोग में लाते हैं इसका जो आवृत्ति, इंग्लिश में इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये कितना हर्ट्ज का होता है? आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? याद रखना, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति से रिलेटेड यहां पे ध्यान रखें। आवृत्ति है क्या बबुआ? आवृत्ति है प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को एन से डिनोट किया जाता है या एफ से भी डिनोट किया जाता है। यहां पे इसका फॉर्मूला सभी रट लेना, क्या होता है? 1/T, यानी आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जाता है। कंप्लीट हो जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। या फिर इसी को लिखेंगे यूनिट में, क्या 1 है
टाइम, टाइम का यूनिट क्या लिखोगे बाबू? सेकेंड, तो 1/सेकेंड लिख दे, या फिर s-1, इसी को हम प्रति सेकंड भी कहते हैं, प्रति सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहीं पे आएगा हर्ट्ज, जिसे हम hz से सूचित करते हैं। यही कहता है आवृत्ति कितना हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पे क्या है, घरों में आने वाले हम लोग जो यहाँ पे घर में उपयोग में लाते हैं विद्युत धारा, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसको सभी आंसर याद रखेंगे, 50 हर्ट्ज होता है। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल सभी देखिए, फटाफट से कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर डालते जाइए। प्रकाश किरण की प्रकृति होती है, प्रकाश का जो किरण है उसकी प्रकृति कैसी होती है? पहला है ऑप्शन तरंग के समान, दूसरा है कण के समान, तीसरा है तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर चौथा है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। याद करना, मैंने आपको बताया था प्रकाश से रिलेटेड कुछ कुछ बातों को ध्यान दीजिए। यहां पे प्रकाश, सबसे पहली बात, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहा जाता है। किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। कौन सा? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। कंप्लीट हो जाता है यहां पे। अब अगला याद रखना कि प्रकाश से रिलेटेड अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय थी कि प्रकाश क्या है। किसी ने कहा कण है, तो कहा किसी ने तरंग है, तो किसी ने कहा नहीं ये ऊर्जा का बंडल है, तो किसी ने कुछ। यहीं पे मैंने 2 सेंटेंस आपको बोला था। न्यूटन साहब के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, न्यूटन साहब के अनुसार प्रकाश किसके रूप में गमन करता है? कण के रूप में। जबकि हाइगेन के अनुसार किसके रूप में गमन करता है? तरंग। याद रखिएगा, कणिका सिद्धांत किसका था? न्यूटन का। और तरंग सिद्धांत किसका था? हाइगेन का। अर्थात यहां पे दोनों होगा ना, तो हमारा तरंग के रूप में भी गमन करता है और कण के रूप में भी गमन करता है। तो यहां पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान गमन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कंप्लीट। बहुत बच्चों का सही भी आ रहा होगा, कुछ का गलत भी आ रहा होगा। जिनका गलत आ रहा है नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लास में गलती करने की संभावना नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल देखोगे सभी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? कौन सा तापमापी? केल्विन। याद कीजिए, चैप्टर में हमने बोला है तापमापी, जिससे आप ताप को मापते हो। तो बबुआ यहां पे हमने किसमें ताप मापा था? याद करना जरा सभी। पहला हमने ताप मापा था किससे? एक है था डिग्री सेल्सियस से, दूसरा था डिग्री फ़ारेनहाइट, एक और था केल्विन, एक और था र्यूमर स्केल। ज्यादातर एग्जामिनेशन में किससे सवाल रहते हैं? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर किससे? केल्विन से। सवाल कहता है कि केल्विन तापमापी पे बर्फ का गलनांक। बबुआ हम सभी को पता है बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस यही होता है ना। यानी पानी जो गलता है, पानी जमता है कितना पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब बर्फ पिघलता है अर्थात गलता है कितना पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब एक बात समझिए, यहां पे जो हमने टेम्परेचर के बारे में आपसे चर्चा किया था, तो बोला था नीचे का टेम्परेचर 0, ऊपर का टेम्परेचर 100। फ़ारेनहाइट में मैंने बोला था नीचे का 32, हाँ ऊपर में कितना होगा? 212। केल्विन में मैंने बोला था नीचे में 273, ऊपर में 373। कंप्लीट। अब याद रखना, नीचे का ये तीनों एक दूसरे के बराबर है और ऊपर का भी ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। हमने पहले ही पढ़ा है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब बबुआ 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर ये पूछता है कौन सा? इसका किस पे? केल्विन पे कितना? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन पे कितना? 273 केल्विन मारेंगे ना आंसर। देखो तो यहां पे कौन सा होगा? 273 केल्विन कहीं पे है क्या? कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? डी आपका सही जवाब। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका क्या होगा सही आंसर। सवाल सभी देखो क्या है। सवाल है यदि 5-5 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए। किस क्रम में? यहां पे समांतर श्रेणी, समांतर क्रम में, यानी कि इसका कहने का मीनिंग है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? याद रखना, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध को आप सूचित किससे करते हैं बबुआ? आर से। प्रतिरोध का सूचित करते हैं किससे? आर से। मात्रक इसका क्या है बाबू? ओम है। प्रतिरोधों को समूह यानी कि जोड़ने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां।
एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होगा, देखो यहां पे ऐसे से एक प्रतिरोध ये, दूसरा प्रतिरोध ये, तीसरा प्रतिरोध ये, ऐसे करके अगर जुटता जाए, इसको मान ले R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसको अगर दी R का वैल्यू यहां पे देखें RS यानी सीरीज में, समांतर क्रम में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ डॉट 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 जो भी हो जाए। लेकिन यहां पे कह रहा समांतर क्रम में, तो बबुआ समांतर क्रम का दूसरा फॉर्मूला है। समांतर क्रम का पहले ग्राफ देख लेना क्या होगा। अगर ऐसा हो, एक प्रतिरोध यहां पे और दूसरा प्रतिरोध यहां पे, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने विद्युत धारा चैप्टर में एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, ध्यान से। यहां पे पॉइंट है ए, यहां पे पॉइंट है बी, और इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2। तो ऐसे प्रतिरोध को जो समूहित करेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखना, Rp बराबर 1/R1 बराबर प्लस 1/R2, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे किसका फॉर्मूला, 1/Rp का। ये हमेशा फॉर्मूला किसके रूप में आएगा, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और डॉट 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 जितना भी आगे रहेगा। ये कितने प्रतिरोधों को जोड़ रहा है बबुआ, दो प्रतिरोध को जोड़ रहा है, गौर से समझना। ये कितने प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए जा रहा है, दो प्रतिरोध को। तो एक काम करते हैं, इसका पहले ग्राफ कैसा होगा, तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऐसा है, एक प्रतिरोध यहां पे है, एक प्रतिरोध यहां पे है, इसका भी आपका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 ओम, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, दोनों को जोड़ दिया तो फॉर्मूला मेरे पास में भी तुरंत पड़ा, 1/Rp बराबर 1/R1, R1 का वैल्यू कितना, 1/5 प्लस 1/5, दोनों का एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा कितना, 5। हाँ, एक एक करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा बाबू, 2/5। किसका वैल्यू, ये चीज समझना अनिवार्य होता है, किसका वैल्यू, ये वैल्यू 1/Rp का है। मेरे को वैल्यू चाहिए होगा Rp का, तो एक बात देख, तो 1/Rp का वैल्यू ये है, Rp यानी ये उलटेगा, इसको भी तो आप उल्टा दोगे, तो Rp बराबर कितना, 5/2, अब बराबर देखेंगे 2.5 ओम। देखिए तो कोई सवाल, इस सवाल का कोई आंसर है ऐसा, ऑप्शन ए 2, 5, ये 2.5 मिल तो गया, यही तो हमारा सवाल का आंसर हो जाता, 2.5। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। सभी स्क्रीनशॉट एक बार अवश्य ले लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सवाल का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। सवाल देखोगे सभी, आपको यदि इंद्रधनुष बनाना हो तो बीच में कौन सा कलर रखोगे। आपको एक इंद्रधनुष का निर्माण करना है, बनाना है कॉपी पे, तो उसमें जो बीच में कलर दोगे वो कौन सा कलर दोगे। अब सवाल उठता है, सर क्या बाहर वाला कलर या फिर अंदर वाला कलर कभी चेंज करता है। यस करता है, याद रखना। अगर यदि आपका इंद्रधनुष का निर्माण करना, तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। जब इंद्रधनुष चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे जानोगे इंद्रधनुष दो प्रकार के होंगे, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष का केस अलग होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष का केस अलग होगा। यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये नहीं पूछेगा कभी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ऐसा कभी सवाल नहीं आने वाला है। सवाल ये पूछा जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर कौन सा कलर होगा और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर कौन सा कलर होगा। यहां पे प्रॉब्लम आएगा, आपको समझ में बात आया। लेकिन यहां पे सवाल है कि यदि आपको इंद्रधनुष बनाना हो तो बीच में कौन सा कलर होगा बबुआ, बीच में कौन सा कलर होगा। बैनी आप पिनाला आप करते हो ना, तो बीच में देख लेना हरा कलर आएगा। बैनी आप पिनाला जैसे आप करोगे तो बीच में जो कलर आएगा आपको कौन सा कलर आएगा, हरा कलर आता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हरा। कंप्लीट। लाइट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया भी था। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल फटाक से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने ग्रह के बारे में डिफिनेशन दिया था। ग्रह क्या था, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए ग्रह कहलाते हैं। लेकिन सभी ग्रह नहीं कहलाएंगे, इसके लिए कुछ आवश्यक शर्त भी है, ठीक है। लेकिन जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाता है। यहां पे कहता है कि दो ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है। अरे भाई ये कौन सा सवाल है। सिंपल से एक बात समझिएगा, यहां पे क्या है, आप एक चीज ध्यान रखना। एक सूरज है, यहां पे लिया किसको, सूरज। सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा कौन, ग्रह। तो ग्रह के बारे में जब आप देखेंगे
एक यहाँ पे दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवां है, आठवां है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को गौर करना सभी। यहाँ पे सबसे पहले होता है कौन सा? बुध। इसके बाद होता है कौन सा? शुक्र। इसके बाद होता है कौन सा? पृथ्वी। इसके बाद होता है कौन सा? मंगल। इसके बाद होता है कौन सा? बृहस्पति। इसके बाद शनि। इसके बाद अरुण। इसके बाद वरुण। यहाँ पे शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। ये ग्रह का क्रम सभी नोट अवश्य कर लीजिएगा। सबसे नजदीक में बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। सवाल उठता है सर ये ग्रह कितने हैं? 8 हैं। नाम कैसे याद रखोगे? सिंपल सा, 5 दिन का नाम तो थोड़ा याद रहता है ना। कैसे? एक बात है, सोमवार और रविवार ये दोनों नाम का कोई ग्रह नहीं, ठीक। इधर बाकी लेते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। कितना हो गया? 5। अगला एक कौन सा? पृथ्वी। कितना हो गया? 6। और 2 भैरव अरुण और वरुण, 6 2 कितना हो गया? 8। कंप्लीट हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा ग्रह? कौन सा ग्रह चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखना, यहां पे 2 ढंग से इसको आप डिवाइड करोगे। कैसे कैसे इसको डिवाइड करना है, ये चीज गौर कीजिएगा सभी। यहां पे ये चारों जो ग्रह है ये आंतरिक ग्रह है और ये चारों जो ग्रह है ये बाह्य ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बुध, उससे छोटा उसके बाद वाला, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी सबसे बड़ा बुध, उससे छोटा कौन सा? शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। 4 ग्रह छोटा में आ गया। अब 5वां नंबर पे कौन सा आ जाती है? हमारी पृथ्वी। याद रखना 5वां नंबर पे हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी के आकार के लगभग लगभग बराबर होगा कौन सा? शुक्र। तो 6ठा नंबर पे कौन सा आ गया? शुक्र। अब बुध हो गया सबसे छोटा, यानी 8वां नंबर पे बुध आ जाएगा। अब बच गया बीच में एक तो मंगल, तो 7वां नंबर पे कौन सा आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। इस ढंग से टेक्निक आपको दिया जाएगा, टेक्निक दिया जाएगा कैसे इसको याद रखना है। लेकिन यहां पे समझिएगा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र। और उसके बाद है कौन सा? पृथ्वी। याद रखिए पृथ्वी को एक उपग्रह होता है, नाम कौन सा? चंद्रमा। जबकि उसके आगे बढ़ोगे मंगल, इसको 2 उपग्रह होता है, नाम कौन सा? फोबोस और डिमोस। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे 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 यहां पे उपग्रह है। यहां पे तो बृहस्पति का तो बहुत ज्यादा होगा, उधर शुक्र शनि ये सब का भी हो, बृहस्पति है, अरुण वरुण ये सबको होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना यहां पे ये चारों में से ध्यान रखना, ये दोनों जो सूरज के काफी निकट है, इसको कोई उपग्रह नहीं होता है। तो कौन सा? बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह है, नाम है चंद्रमा, और मंगल का 2 उपग्रह है, नाम है फोबोस और डिमोस। ये 4 को ध्यान रखना। तो यहां पे सवाल कहा था, सवाल यहां पे आपके पास में क्या पूछा गया है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बबुआ यहां पे कौन? बुध और शुक्र। देखो तो कहीं पे पृथ्वी नहीं, ये वाला नहीं, बुध और शुक्र है, यही वाला तो है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। देखिए, एक सवाल को मैं डील नहीं कर रहा हूं, सवाल एक है, उस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं सभी कॉन्सेप्ट को बताता जा रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी कि जो सवाल मैं बता रहा हूं वही सवाल एग्जाम में आने वाला है, नहीं, उस पे आधारित बहुत सारे सवाल जो आते हैं वहां से एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाएगा। तो एक सवाल तो मैंने लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और उसके आधार पे जितने भी सवाल आएंगे उन सभी को हर वीडियो में आपको दिया जाएगा। जो भी बच्चे भी लाइक बटन को प्रेस नहीं किए, सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को अवश्य शेयर कर दीजिए। जितना हो सकता है दूर दूर तक इस चैनल को फैला देंगे, क्योंकि जितना ये चैनल फैलेगा उतना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, उतने जोर शोर से हम पढ़ाई को प्रारंभ कर पाएंगे। चलिए, ये सवाल भी बन जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत स्त्री की तापन कुंडली प्रतिरोध है। अब ये सवाल क्या है, इसको पहले समझिए। सवाल का कहना है भैया, यहां पे एक बतवा ऐसा है कि 1000 वाट, वाट को आप किस में, वाट का मतलब क्या होता है? पावर, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पावर। इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से। इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से। अब पी बराबर वैल्यू कितना दे दिया? 1000 वाट दे दिया है। फिर कहता है 200 वोल्ट, यानी विभवांतर, भी का वैल्यू दे दिया कितना? 200 वोल्ट दे दिया। पूछता है विद्युत स्त्री का तापन कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा? हमका नहीं पता, यानी कि आर के बराबर में हमका नहीं पता। इसको ढूंढ के बता क्या होगा।
तो हम सभी को माइंड में रहता है सर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। चल बबुआ लगा देते V बराबर आई आर। लेकिन तू एक बात तो बता, क्या यहां पे आई पता है? आर तभी ना निकालता जब आपको आई पता रहता। कोई एक चीज अननोन रहेगा, लेकिन यहां पे आई भी पता नहीं। लेकिन एक बात पता है कि सर P बराबर जो होता है ना वी आई फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा चैप्टर में आपने पढ़ाया है, ठीक है। P बराबर वी आई, तो बबुआ आई बराबर P बटा भी। P का वैल्यू कितना? 1000। अब V का वैल्यू कितना? 200। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कितना? 5, ठीक है। I का वैल्यू कितना हो गया? 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर हो गया तो यहां पे एक चीज देखो, V बराबर आई आर। अब मेरे को R निकालना था, तो R बराबर V बटा आई, तो तू आराम से लिख सकता है। जब हम V बटा आई आराम से लिख सकते हैं तो V का वैल्यू कितना है? 200। लिख यहां पे 200। I का वैल्यू अभी तुरंत कितना निकला? I इसका वैल्यू यहां पे आपने निकाला कितना है? 5। तो 200 अब बटा 5, 5 से कटोगे 5 के 20 कितना हो जाएगा? 40 ओम। देखिए तो 40 ओम कहीं पे है आंसर। 40 ओम आप सबों को दिखाई दे रहा होगा, कहां पे है? ये वाला ऑप्शन नंबर कितना? बी। कोई तरह का दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल सभी देखोगे, लास्ट सवाल होगा शायद ये। अच्छा चलो, यहीं पे आज का क्लास आपका अंतिम हो गया। जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने व्हाट्सएप में जितने सारे ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस चीज के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, डेंटल हो, आईटीआई हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर जनरल कंपटीशन से रिलेटेड साइंस का अगर यदि आपको तैयारी करना तो इस चैनल पर अवश्य जुड़े, क्योंकि यहां पे साइंस को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि यहां पे ऑपरेशन किया जाएगा साइंस के हर एक सवाल का। सवाल एक रहेगा, उस पे जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको इस चैनल पे देने वाला हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।